लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में विंची के पास एंचियानो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस इटली में हुआ। लियोनार्डो को अब तक का सबसे बड़ा पॉलीमैथ माना जाता है। पॉलीमैथ उस व्यक्ति को कहते हैं जो काफ़ी सारे विषयों पर ज्ञान रखता हो, यानी उनको यदि सदी के जीनियस का खिताब भी दिया जाए तो भी कम है। वो एक शरीर रचना शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, कलाकार, इंजीनियर, भूविज्ञानी, आविष्कारक, संगीतकार, दार्शनिक, मूर्तिकार, वैज्ञानिक और लेखक थे। या फिर यूँ कहें कि दा विंची 1452 से लेकर 1519 तक पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे। 2 मई 1519 को लगभग 67 साल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शुरू में उनकी प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में उनकी उपलब्धियों पर टिकी हुई थी। वो अपनी नोटबुक के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और मानचित्रण सहित कई विषयों पर चित्र और नोट्स बनाए। दा विंची ने अपने चित्रों का वर्णन करने के लिए डिमोस्ट्राजियोन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशंस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका मानना था कि विजुअलाइजेशन के 2 घटक होते हैं। पहला, किसी चीज को इतना अच्छी तरह से जानना कि उसे अपनी याददाश्त से ही चित्रित किया जा सके, और दूसरा, किसी चीज की इतनी गहरी समझ विकसित कर लेना कि चित्रों के माध्यम से उसका सार प्रकट हो सके। यदि आप कोडेक्स लीसेस्टर लिखकर गूगल करेंगे तो लियोनार्डो द्वारा लिखा वैज्ञानिक लेखन का संग्रह आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इस किताब को कोडेक्स हैमर के नाम से भी जाना जाता है। ये नोटबुक खगोल विज्ञान, पानी, चट्टानों, जीवाश्मों, हवा और आकाशीय प्रकाश के गुणों पर अवलोकन और सिद्धांतों का मिश्रण है। इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिल गेट्स ने इसे 11 नवंबर 1994 को यूएस के एक नीलामी घर से 3 करोड़ 8 लाख 2,500 डॉलर, जिसकी आज की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए होती है, इतने में खरीदा था। द विंची का काम एक क्लासिक फ्यूजन था। वो आर्ट में साइंस और साइंस में आर्ट देखते थे। एक पेंटर एक शानदार पेंटिंग बनाते वक्त बहुत सारी साइंस का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट अपनी साइंस को आर्टफुल बनाता है। आर्टिस्ट्री यानी कि कलात्मकता दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाती है और नई संभावनाओं को ढूंढने की खोज के लिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा किसी भी काम को सीखने का मूल होती है। आप किसी काम को तभी सीख सकते हैं जब ज्ञान, अनुभव और चिंतन के साथ मिलता है। इसे आप लर्निंग इज इक्वल टू एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। विंची ने सभी चीज़ों के बीच इंटरकनेक्शन का अध्ययन किया। डाइवर्स और डिस्क्रीट यानी कि विविध और असतत घटनाओं के बीच संबंधों को समझने के लिए काम किया। एक समग्र यानी कि होलिस्टिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लियोनार्डो ने बताया कि ब्रह्मांड में अदृश्य और अमूर्त शक्तियां हैं। इन्हें आप उन भौतिक चीज़ों में देख सकते हैं जिनसे ये पैदा हुई हैं। उन्होंने हवा से पैदा हुए तूफान और बवंडर, समुद्र में उठने वाली लहरें और भंवर, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी चट्टानों, पेड़ पौधों में वृद्धि और बादलों से होने वाली बारिश को इन शक्तियों के रूप में बताया है। द विंची ने अपनी विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को सापेरे वेडेरे कहा है, जिसका मतलब किसी चीज़ को देखने का तरीका जानना है। द विंची ड्राइंग और स्केचिंग के मास्टर थे। उनकी लास्ट सपर और मोनालिसा व्यापक रूप से प्रभावशाली और लोकप्रिय पेंटिंग्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी आंखों को ज्ञान का मुख्य मार्ग माना है। लियोनार्डो कहते हैं कि दृष्टि इंसान की इंद्रियों में सर्वोच्च है, क्योंकि ये अकेले ही अनुभव के तथ्यों को
तुरंत और सटीक व्यक्त करती है। लियोनार्डो ने अपने जीवन काल में करीब करीब 1 लाख से भी अधिक चित्र बनाए। इन चित्रों में मानव शरीर की रचना, मशीनरी, हथियार और जानवरों के चित्र शामिल हैं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये कहावत उनके काम में पूरी तरह से फिट बैठती है। उनके चित्र आकृतियों का सच्चा ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनमें उन्होंने आर्ट और साइंस के साथ साथ कल्पना का भी संयोजन किया है। वो अपने चित्रों को इतनी सादगी के साथ बनाते थे कि उनको समझना बहुत ही आसान है। इन चित्रों में एक खास बात ये थी कि वो समय से आगे थे। उन्होंने बहुत से शहरों और पहाड़ों के हवाई दृश्य बनाए जो अपने आप में एक बेमिसाल कला को दर्शाते हैं, और ये चित्र लेना आज भी केवल उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों से संभव है। दा विंची ने उड़ने वाली मशीनों के चित्र उनके बनने से बहुत पहले ही बना दिए थे। वो अपने चित्रों के साथ उनके नोट्स भी लिखते थे। उनका मानना था कि पेंटिंग कभी पूरी नहीं होती है, ये तो बस आप उसमें संशोधन करना बंद कर देते हैं। लियोनार्डो की पेंटिंग्स का विज्ञान के साथ संबंध को उनके नोटबुक लेखन में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जिसका शीर्षक है ओन पेंटिंग। नोटबुक में ये भी बताया गया है कि वे पेंटिंग पर एक ग्रंथ लिखने वाले थे। 1519 में उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को एक विरासत के रूप में रखा गया। ऐसा माना जाता है कि 1542 से पहले इसी मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ अंश मेलजी, जो कि उनके दोस्त थे, उनके द्वारा पेंटिंग पर लिखे गए ग्रंथ ट्रैटेटो डेला पिटूरा में डाल दिया था, जिसका श्रेय लियोनार्डो को ही जाता है। लियोनार्डो के शारीरिक अध्ययन की बात करें तो उनके शुरुआती शारीरिक अध्ययन मुख्य रूप से मानव कंकाल, मांसपेशियों और नसों से संबंधित थे। इसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों की भूमिका, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों पर गहराई से अध्ययन और चित्रित किया। लियोनार्डो ने मानव शरीर अनुपात पर अपने कुछ अवलोकन प्रकाशित किए। मानव शरीर की संरचना पर ज्योमितीय सिद्धांतों को लागू करते हुए बताया कि जब कोई आदमी अपने पैरों को जमीन पर मजबूती के साथ रखकर खड़ा होता है और अपनी बाहें फैलाता है तो वह एक वर्ग की 4 भुजाओं के भीतर समा जाता है। उनके अनुसार मानव आकृति का आदर्श अनुपात वृत्त और वर्ग के रूपों के अनुरूप है। इसे उन्होंने विटुवियन मैन के चित्र द्वारा समझाया है। उनके शारीरिक चित्रण इंसान के परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र और लसीका प्रणालियों की गहरी समझ रखते हैं। शरीर रचना और शरीर विज्ञान में लियोनार्डो के अध्ययन ने मानव और पशु शरीर के उनके प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया, खासकर जब तब वे उत्तेजना की स्थिति में होते हैं। उन्होंने इंसानों और जानवरों में गुस्से के वक्त दांतों और फेस का प्रदर्शन, जैसे कि होठों को फुलाना, दांत भींचना इत्यादि को बारीकी से देखा। उन्होंने कई ऐसे चित्र बनाए जिनके चेहरे पर गंभीर बीमारी के लक्षण थे। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में बढ़ती उम्र के प्रभाव और मानवीय भावनाओं को भी प्रदर्शित किया है। हालांकि उन्होंने अपने शारीरिक अध्ययन को खुद तक ही सीमित रखा। परिसंचरण प्रणाली, यौन अंगों और दूसरे भीतरी अंगों को चित्रित किया, जिसके आधार पर मां के गर्भ में भ्रूण का पहला वैज्ञानिक चित्र बना। लियोनार्डो ने कई जानवरों जैसे कि बंदर, भालू, मेंढक और पक्षियों पर भी गहन अध्ययन करके उन्हें चित्रित किया। उन्होंने बहुत से मानव शरीरों और जानवरों के शरीर को विच्छेदित करके उन पर गहन अध्ययन किया। समुद्री जीवों के जीवाश्म पहाड़ों पर क्यों पाए जाते हैं, इस विषय पर विंची का मानना था कि पहाड़ों ने पहले समुद्री तल का विकास किया था, जो धीरे धीरे ऊपर उठकर पहाड़ बन गए। पानी की गति, यह कोडेक्स लिसेस्टर का मुख्य विषय है। लियोनार्डो ने नदियों में पानी के प्रवाह और इसके रास्ते में आने वाली बाधाओं के प्रभाव का अध्ययन किया और फिर नोट्स बनाए।
उन्होंने अपने अवलोकनों से पुल निर्माण और कटाव के बारे में भी बताया है। लियोनार्डो के बहुत से चित्रों में पानी दिखाया गया है। वो पानी की तरल गति को समझना चाहते थे। कोडेक्स लिसेस्टर में अकेले पानी के ऊपर 730 निष्कर्ष मिल जाते हैं। उन्होंने पानी पर चलने के लिए जूते बनाए थे, हालांकि उनका ये प्रयोग असफल रहा था। लियोनार्डो ने द लास्ट सपर नाम की पेंटिंग मिलान में रहते हुए पूरी की थी, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया है। इस वक्त उनका एक शिष्य जूड्स भी साथ में था, जिसने आगे चलकर ईसा मसीह को धोखा दिया। ईसा मसीह इस रहस्य को पहले से ही जानते थे। ये अब तक की सबसे अधिक पुनरुत्पादित धार्मिक पेंटिंग है। उनकी दूसरी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की है, जो मिलान छोड़ने के 4 साल बाद यानी कि 1503 में शुरू की थी। ये एक मुस्कुराता हुआ चित्र है। इसकी रहस्यमय गुणवत्ता महिला के मुंह और आंखों के सूक्ष्म रूप से छायांकित हिस्सों की वजह से है, जो कभी मुस्कुराती है और कभी हंसती हुई नजर आती है। इस कृति में टोमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे धुएं की तरह गायब होना बोला जाता है। लियोनार्डो की विट्रूवियन मैन ड्राइंग को भी एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, जिसमें गणित का उपयोग दिखाया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि इंसान की नाभि को केंद्र मानकर फैली हुई भुजाओं और पैरों के साथ एक वृत्त चित्र खींचा जा सकता है। भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई को एक साथ जोड़ा जाए तो व्यक्ति एक वर्ग के भीतर पूरी तरह से आ जाएगा। इस तरह से एक वृत्त को वर्ग करने का प्रयास किया गया है। मोनालिसा पर काम करते हुए उन्होंने ज्योमेट्री पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इसको समझने की कोशिश ना करे जो गणितज्ञ ना हो, क्योंकि वो चीज़ों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। इसलिए उनके नोट्स भी अलग अलग नहीं हैं। उनके नोट्स में मैथ्स के साथ साइंस और उसी के साथ आर्ट का काम मिल जाता है। लियोनार्डो पक्षियों को बहुत प्रेम करते थे। इस पर उन्होंने कई अध्ययन किए, जिनमें कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स शामिल है। वे पक्षियों को पिंजरे से छोड़ते और उनके उड़ने के एक एक मोमेंट को नोट करते। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने उड़ने वाली मशीनों की योजनाएं बनाई, जिसमें ऑर्निथोप्टर जो पंख फड़फड़ाकर उड़ता है और एक हेलिकल रोटर वाली मशीन शामिल है। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी उन्हें एक आविष्कारशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई मशीनों और उपकरणों का अध्ययन किया और उन्हें चित्रित किया। हवाई जहाज बनाने का श्रेय वैसे तो राइट ब्रदर्स को जाता है, लेकिन लियोनार्डो ने बहुत पहले ही इसकी परिकल्पना कर ली थी और इस फ्लाइंग मशीन का स्केच बना दिया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार रशियन अमेरिकन इंजीनियर इगोर सिकोरस्की ने किया था। उन्होंने 14 सितंबर 1939 को दुनिया का पहला एक रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाया था, लेकिन लियोनार्डो ने इससे कई 100 साल पहले ही हेलीकॉप्टर का स्केच बना लिया था। पैराशूट का स्केच भी दा विंची ने इसके दुनिया में आने से पहले ही बना लिया था, जिसमें एक इंसान को छतरीनुमा वस्तु के साथ उड़ते हुए देखा जा सकता है। वो अलग बात है कि इसका श्रेय सेबेस्टियन लेनोरमंड को जाता है। घड़ी का आविष्कार भले ही दा विंची ने ना किया हो, लेकिन उनके समय में घंटे और मिनट वाली सुई का विचार आ चुका था। उन्होंने एक घड़ी का स्केच बनाया था, जिसके एक हिस्से में घंटे का समय तथा दूसरे हिस्से में मिनट में समय दिखाया गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि चंद्रमा सूर्य जितना चमकीला क्यों नहीं है और अर्धचंद्राकार चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर हल्की चमक पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। दा विंची एक बेहतरीन रसोइया भी थे।
उन्होंने अपनी नोटबुक में यात्राओं के दौरान खाए गए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में भी बताया है। लियोनार्डो लोगों को घंटों देखते रहते थे ताकि अपनी पेंटिंग में उनके चेहरे के हाव भाव को गहराई से जोड़कर दिखाया जा सके। आज हम जिस स्वचालित कार की बात करते हैं उसका स्केच भी लियोनार्डो ने बना लिया था। लियोनार्डो ने ही 33 बैरल्ड ऑर्गन का आइडिया दिया था। उनकी स्केच में 33 छोटी कैलिबर गनों को मिलाकर दिखाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि मल्टी बैरल गन उन्हीं के स्केच के आधार पर बनाई गई है जो आज के क्लस्टर बम जैसी दिखाई देती है। आज आप जो टैंक देख रहे हैं ऐसी ही एक लड़ाकू मशीन का स्केच उन्होंने वर्षों पहले ही बना दिया था। चित्र में इनको एक पहिए के ऊपर रखा हुआ दिखाया गया है जो 360 डिग्री घूम सकते थे। दा विंची का प्रोटोटाइप टैंक 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था। उनकी कल्पना अपने समय से इतनी आगे थी कि टैंक जैसे विचारों को व्यवहारिक बनाने में 4 शताब्दियां लग गई। विंची के समय में हथियार काफ़ी भारी होते थे, इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिएदार गाड़ी का इस्तेमाल करने का आइडिया भी इसी जीनियस का था। वेनिस में उन्होंने शहर को दुश्मन के आक्रमण से बचाने के लिए एक बैरिकेड्स प्रणाली बनाई थी। इसके साथ ही अर्नो नदी के प्रवाह को मोड़ने की योजना भी बनाई थी। लियोनार्डो को एक लैंड सर्वेयर और मानचित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। 1502 में लियोनार्डो को इटली के एक शहर इमोला के लेआउट की जानकारी देने का काम सौंपा गया था। उनके बनाए गए इस चित्र में कोई भी इमारत या सड़क अस्पष्ट नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने बुसोला नामक उपकरण का इस्तेमाल किया था जो एक वृत्त के अंदर डिग्री को मापता है। इसके साथ ही दूसरे तरीके भी शामिल रहे होंगे जो आमतौर पर उपलब्ध थे। खैर जो भी हो, ये आज से वर्षों पहले बनाया गया इचनोग्राफिक प्लान जिसमें सभी इमारतें और सुविधाएं एक ही हवाई दृश्य के लिए बिल्कुल लंबवत दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने वेटिकन, मिलान, फ्लोरेंस और एरोजा के गवर्नरों के लिए हाइड्रो इंजीनियरिंग परियोजनाओं के मानचित्र भी तैयार किए थे। ये पोंटाइन दलदली भूमि का नक्शा है जो विंची ने 1515 में बनाया था, जो उनकी मानचित्र कला की सटीकता को दर्शाता है। साथ ही ये दूसरा नक्शा इटली के वाल्डिचियाना शहर का है जो 1503 में बनाया गया था। ये नक्शा वहां पर स्थित एक बड़ी दलदली झील पर केंद्रित है। विश्व मानचित्र रॉयल लाइब्रेरी विंडसर में लियोनार्डो का विश्व मानचित्र पाया गया है जो अमेरिका के नाम रखने वाले पहले दस्तावेजों में से एक है। इसमें उन्होंने यूरोप महाद्वीप के आकार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, मगर फिर भी भारत, चीन, जापान, मलेशिया और रूस के कुछ हिस्सों को सही अनुपात में दिखाया है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार हिप्पोलाइट टेने ने 1866 में लिखा था कि दुनिया में शायद ही कोई जीनियस हो जो लियोनार्डो जैसा सार्वभौमिक और अनंत की चाहत से भरा हो, जो अपनी सदी और आने वाली सदियों से इतना आगे हो। दोस्तों माफ करना, इस शख्सियत के बारे में सारी जानकारियां इस छोटी सी वीडियो में देना तो मुनासिब नहीं है। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।